तो नमस्ते, वेलकम, केम छो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्रिकेट चैनल यूट्यूब चैनल पर। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए मैच तैयार हो गया है। 10 आईपीएल टीमों ने अगले 3 सीजन के लिए अपनी टीम तैयार की है, जिसमें बात करें दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद टीम हिस्सा लेने वाली है। और दोस्तों 65 दिनों तक खेले जाने वाले इस मुकाबले में कुल 74 मुकाबले होंगे। इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में 12 डबल हिटर मैच भी खेले जाएंगे, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच भी 2 गुना होने वाला है। आईपीएल 2025 कुल 12 अलग अलग स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एमए चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक चेन्नई, एमए चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, इकाना स्टेडियम लखनऊ, मुल्लापुर स्टेडियम पंजाब, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, ईडन गार्डन्स कोलकाता, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, बारसा पारा स्टेडियम गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का आगाज डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो दोनों टीम इस मुकाबले के लिए केकेआर के होम ग्राउंड कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला जाएगा। और बात करें दोस्तों पिच रिपोर्ट की तो कोलकाता ईडन गार्डन की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी रन बनाने का मौका मिलते हैं। ईडन गार्डन की पिच काली मिट्टी से बनी होती है। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बाद में स्पिनर गेम में आते हैं। यहाँ की आउटफील्ड बहुत ही तेज है। आईपीएल 2024 में इस मैदान पर 5 बार मैच खेले गए और जिनमें से 4 बार 200 से ज्यादा स्कोर बना है। मुकाबले की शुरुआत शनिवार 22 मार्च शाम के 7:30 बजे शुरू होगी। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की कोशिश होगी कि वो जीत के साथ अपने होम ग्राउंड पर लीग में अपने सफर की शुरुआत करें। इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी और केकेआर के बीच टक्कर को देखें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 34 मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों में केकेआर का पलड़ा काफी भारी रहा है। आरसीबी के खिलाफ केकेआर ने अपना दबदबा बनाते हुए कुल 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि आरसीबी टीम ने सिर्फ 14 मैचों में सफलता हासिल की है। यही कारण है कि जब भी दोनों टीम मैदान पर उतरती है तो कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। और आप देख ही सकते हो केकेआर टीम के सारे मैच, जिसमें पहला और आखिरी दोनों मैच केकेआर आरसीबी के सामने खेलेगी। और ये रहा दोस्तों केकेआर टीम का पूरा स्कोर, जिसमें 21 खिलाड़ी शामिल है। और कुछ इस तरह हो सकती है केकेआर टीम की प्लेइंग 11। ओपनिंग में आएंगे डिकॉक और सुनील नारायण। 1 डाउन में आएंगे दोस्तों वेंकटेश अय्यर। उनके बाद कैप्टन अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और ऑलराउंडर में आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह। और बॉलिंग में बात करें तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा और लास्ट में स्पेंसर जॉनसन। और अब हम बात करेंगे केकेआर टीम के खिलाड़ियों के पिछले परफॉर्मेंस के बारे में। ओपनिंग में आए थे साउथ अफ्रीका के डिकॉक ने 2021 में टेस्ट मैच और 2023 में विश्व कप के बाद इन दोनों ही फॉर्मेट में से संन्यास ले लिया है। अब उनका मुख्य फोकस T20 क्रिकेट पर है, चाहे वो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हो या फ्रेंचाइजी। आईपीएल 2024 का सीजन में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसमें उन्होंने 134 की स्ट्राइक रेट से और 22 की औसत से रन बनाए। ऐसे T20 2025 में डरबन सुपर जायंट्स में ओपनिंग में आकर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। लास्ट में 8 पारियों में से सिर्फ एक 50 रन की पारी आई है। बल्ले से उनका फॉर्म खराब चल रहा है, हालांकि वो आपको विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट दिला सकते हैं। और उनके साथ आएगी ओपनिंग में सुनील नारायण। साल 2012 में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे, तब से वो लगातार इस टीम के साथ है। 2025 में इंटरनेशनल लीग में अबू दुबई नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे और वहां पर उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। और लास्ट 10 पारियों में से सिर्फ एक बार ही उन्होंने 2 विकेट लिए थे।
और उनका बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। और फिर वन डाउन आते हैं वेंकटेश अय्यर। 2021 आईपीएल में डेब्यू किया था, तब से वो ऊपर से लेकर निचले क्रम तक खेलते हैं। 137 की स्ट्राइक रेट से 91 मैचों में 1326 रन बना चुके हैं। 2025 की रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश से खेलते हुए वो अच्छे फॉर्म में थे। ज्यादातर मैचों में जो नॉट आउट भी रहे और कुछ विकेट भी लिए। लास्ट क्रिकेट मैच में केरला के खिलाफ फर्स्ट इनिंग में 42 और सेकेंड इनिंग में 80 नॉट आउट रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। और उनके बाद आते हैं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में केकेआर ने 1.5 करोड़ में खरीदा है। इससे पहले 2024 के आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा थे। आईपीएल 2024 में अजिंक्य रहाणे 13 मैचों में खेलते हुए 242 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे हल्के समय में घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर रणजी ट्रॉफी में, जहां पर वो मुंबई की कप्तानी करते हुए क्वार्टर फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शतक जड़ा, जो उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 41 शतक था। उनके बाद आते हैं रिंकू सिंह। 9 अप्रैल 2023 में, जहां पर उन्होंने आखिरी ओवर में आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर सफलतापूर्वक 29 रनों का पीछा करके अपनी टीम केकेआर को गुजरात टाइटन से जिताया था। और इस उपलब्धि के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 2025 में हुई इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनको ज्यादा मौका नहीं मिला। एक मैच में उन्होंने 30 रन की पारी खेली थी। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए कप्तानी करते हुए तमिलनाडु के खिलाफ 55 और छत्तीसगढ़ के खिलाफ 36 रन और 2 विकेट भी लिए। उनके बाद आएंगे दोस्तों वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कम गेंदों में 9000 का आंकड़ा पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। केवल 5321 गेंदों में 9000 का आंकड़ा पार किया। आईएल T20 में अब्बू दुबई नाइट राइडर्स के साथ खेलते हुए गुल्फ जायंट्स के खिलाफ टॉम करन की गेंद पर चौका लगाकर रसल ने इतिहास रचा। आंद्रे रसल का मौजूदा आईएल T20 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने 9 पारियों में 158 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 130 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 12 छक्के शामिल है। वही रसल ने 11 इकोनॉमी दर से सिर्फ 2 विकेट लिए। उनके बाद आते हैं रमनदीप सिंह। आईपीएल 2025 के लिए रमनदीप सिंह को केकेआर ने रिटर्न किया है। उनका स्ट्राइक 170 रहा है। तेजी से बैटिंग करने के लिए उनको जाना जाता है। वो बैटिंग के अलावा गेंदबाजी भी कर लेते। आईपीएल में रिटर्न होने के बाद उन्हें इंडिया से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में डेब्यू होने का मौका मिला था। हालांकि घरेलू मैचों में खेलते हुए उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है। लास्ट 10 पारियों में विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 80 रनों की पारी आई थी। और बात करें केकेआर टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा का फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ उनको 2 मैच खेलने का मौका मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ 1 और बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट लिए थे। और अब हम बात करें मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 ही मैच खेले थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और फाइनल में 2 विकेट लेकर सिर्फ 3 मैचों में 9 विकेट लिए। उससे पहले हुई T20 सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, 5 मैचों में 9 की औसत से 14 विकेट लिए हैं। और अब हम बात करेंगे केकेआर टीम के तेज गेंदबाज वैभव अरोरा की, तो हाल ही में इंडिया टीम के लिए आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया है। और आईपीएल में केकेआर के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिन्हें केकेआर में 2025 के लिए 1.8 करोड़ में खरीदा है। घरेलू मैचों में उनका फॉर्म अच्छा रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश से खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ 3 और महाराष्ट्र के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। लास्ट में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज पंत कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉस हाजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी में उपलब्ध न होने के कारण स्पेंसर जॉनसन को 2 मैचों में खेलने का मौका मिला था। उनमें इंग्लैंड के खिलाफ 0 और अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट से खेलते हुए 7 मैचों में 17 के औसत से 13 विकेट लिए थे।
और अब हम बात करेंगे केकेआर टीम के बेस्ट प्लेयरों के बारे में, जिसमें से कोई भी खेल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोइन अली की। उन्होंने लास्ट सीरीज ग्लोबल सुपर लीग में अमेजन वॉरियर्स और ऐसे T20 में जॉबर सुपर किंग में खेलते थे और वहां पर बल्ले और गेंद से उनका परफॉर्मेंस निराशजनक रहा था। लास्ट मैच IL T20 में सिर्फ एक मैच खेला था। शहराज वॉरियर्स टीम से खेलते हुए 17 रन बनाकर उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। और अब हम बात करेंगे लेग ब्रेक बॉलर मयंक मार्कंडे की। तो हाल ही में उन्होंने घरेलू मैच ही खेले हैं और उसमें उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। बात करें लास्ट 10 पारियों में तो विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 3 विकेट और पंजाब के खिलाफ भी 3 ही विकेट लिए। बाकी तो उनका फॉर्म खराब ही चल रहा है। और अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिक नॉर्जे को केकेआर ने बोली लगाकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ चोटिल होने पर उनके खेलने पर सवाल खड़े हुए हैं। एनरिक नॉर्जे लास्ट अबू धाबी T10 लीग में नजर आए थे। डेक्कन ग्लैडिएटर्स टीम से खेलते हुए सिर्फ एक मैच में दिल्ली बुल्स के खिलाफ 2 ओवर में 3 विकेट लिए थे। बाकी पूरे टूर्नामेंट में वो कुछ नहीं कर पाए थे। और अब हम बात करेंगे मनीष पांडे की। तो वो 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए थे। रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक टीम से खेलते हुए बिहार के खिलाफ 56 रनों की पारी देखने को मिली थी और उनका हालिया फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है। और बात करें वेस्ट इंडीज के रोमन पॉवेल की। तो वो नीचे आकर तेज पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लास्ट सीरीज IL T20 लीग में दुबई कैपिटल्स टीम से खेलते हुए डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ 63 रनों की पारी खेली थी। अगर उनकी जल्दी बल्लेबाजी आती है तो वो आपको कुछ रन करके दे सकते हैं। अगर हम बात करें रघुवंशी की तो उन्होंने लास्ट सीरीज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी और उनमें मुंबई से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में 50 नॉट आउट रन और नागालैंड के खिलाफ 56 रनों की बढ़िया पारी खेली थी। तो अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन गुरबाज की। तो उन्होंने कुछ लीग और चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। लास्ट 10 पारियों में कराची में हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में 110 रन की पारी देखने को मिली थी। इसके अलावा बाकी के मैचों में वो 10 रन के ऊपर भी रन नहीं कर पाए थे। बात करें अनुकूल रॉय की तो उन्होंने घरेलू मैचों में झारखंड से खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 91 रन और 1 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ 3 विकेट और उत्तराखंड के खिलाफ 52 रन और 1 विकेट गोवा के खिलाफ 4 विकेट लिए थे और बल्ले और गेंद से उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। और अब हम बात करेंगे सिसोदिया ने महाराजा ट्रॉफी T20 में खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम बात करेंगे तेज गेंदबाज उमरान मलिक की। तो वो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं। उमरान मलिक को IPL 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटर्न नहीं किया तो केकेआर ने उन्हें 75 लाख में खरीदा है। उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा तो देखते हैं कि वो लंबे समय के बाद आकर कैसा खेलते हैं। और अब आप देख सकते हो RCB के सारे मैच, जिसमें RCB केकेआर के खिलाफ पहले मैच में कोलकाता में खेलेंगे और लास्ट मैच अपने घर बेंगलोर में खेलेंगे। और दोस्तों ये रहा RCB का पूरा स्क्वाड, जिसमें 22 खिलाड़ी शामिल है। और दोस्तों कुछ इस तरह हो सकती है RCB की प्लेइंग 11, जिसमें ओपनिंग में आएंगे विराट कोहली और फिलिप शॉर्ट, 1 डाउन कप्तान रजत पाटीदार, इंग्लैंड के लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सुयश शर्मा, यश दयाल और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड। और अब हम बात करेंगे RCB के खिलाड़ियों के पिछले परफॉर्मेंस के बारे में। ओपनिंग में आएंगे विराट कोहली, जो चैंपियंस ट्रॉफी में लय में नजर आए थे। तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन और पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100, न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की पारियां खेली थी और 4 मैचों में 72 की औसत से 217 रन किए थे। लेकिन फाइनल मैच में ब्रेसवेल ने सिर्फ उनको 1 रन पर आउट कर दिया था। उनके साथ आएंगे ओपनिंग में फिल सॉल्ट ने पिछली सीरीज इंडिया के खिलाफ पिछली 10 पारियों में सिर्फ एक इंडिया के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 55 रनों की पारी देखने को मिली थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचों में 10, 12 और 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। 1 डाउन आते हैं RCB के लिए IPL 2025 में स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार कप्तानी करते हुए नजर आए।
पाटीदार 2022 से आरसीबी टीम का हिस्सा है और सिर्फ 2 साल बढ़िया खेलने के बाद ये खिलाड़ी आरसीबी का कप्तान बनने में कामयाब रहा है। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की कप्तानी करते हुए 10 मैचों की 9 इनिंग में 61 की औसत से 428 रन बनाए थे और विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा था। उनके बाद आते हैं लिविंगस्टन, जो हाल ही में इंडिया के खिलाफ हुई सीरीज में और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए और उनका हालिया फॉर्म बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास नहीं चल रहा है। उनके बाद आते हैं जितेश शर्मा, विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ से खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ 51 रनों की पारी देखने को मिली थी। उनका हालिया फॉर्म ठीक ठाक रहा है। उनके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के टीम डेविड, लास्ट सीरीज बिग बैश लीग और ILT20 में खेला था, जहां पर उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा था। लास्ट मैच बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी रंगपुर राइडर से खेलते हुए सिर्फ 7 रन में आउट हो गए थे। और बात करें कुणाल पांड्या की, तो उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में केरला के सामने बड़ौदा की कप्तानी करते हुए 80 रन और 2 विकेट लिए थे और मध्य प्रदेश के सामने 87 रन बनाकर 3 विकेट लिए थे और उनका हालिया फॉर्म बल्ले और गेंद से अच्छा चल रहा है। और अब हम बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला था। उत्तर प्रदेश की टीम से कप्तानी करते हुए हरियाणा और झारखंड के खिलाफ 3-3 विकेट लिए थे और उनका हालिया फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है। और बात करें सुयश शर्मा, उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला था और वहां पर उनका फॉर्म कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। और बात करें यश दयाल की, तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे और उनका वहां पर फॉर्म ठीक ठाक नजर आ रहा था। और अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जॉश हेजलवुड की, तो उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ खेला था और वहां पर वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और उनका हालिया फॉर्म भी कुछ खास नहीं चल रहा है। और अब हम बात करेंगे आरसीबी के बेंच प्लेयर के बारे में, जिसमें से कोई भी खेल सकता है। तो बात करें पहले अभिनंदन सिंह की, तो वो हाल ही में उत्तर प्रदेश की T20 लीग में खेले थे। लखनऊ फाल्कन से खेलते हुए उन्होंने कुछ मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बात करें जैकब बैथ की, तो उन्होंने हाल ही में बिग बैश लीग और इंडिया के खिलाफ खेला था। कुछ मैचों में बल्ले से उनकी अच्छी पारी देखने को मिली थी, तो कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग करके कुछ विकेट भी निकाले थे। और बात करें मनोज गिल, तो कर्नाटक से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ 3 विकेट लिए थे। बाकी उनका फॉर्म कुछ खास नहीं लग रहा है। बात करें स्वस्तिक की, तो वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए थे और वहां पर वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। और बात करें मोहित राठी की, तो वो लास्ट सीरीज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले थे और वहां पर बल्ले और गेंद से उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। और बात करें लुंगी एनगिडी की, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लिए थे, लेकिन उससे पहले उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा था। बात करें देवदत्त पडिक्कल की, तो उन्होंने लास्ट सीरीज इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए टेस्ट मैच में 88 रनों की पारी खेली थी और विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक से खेलते हुए बड़ौदा के सामने 102 रन और हरियाणा के सामने 86 रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। और बात करें रशीद दार सलाम की, तो जम्मू एंड कश्मीर से खेलते हुए कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें रोमारियो शेफर्ड की, तो उन्होंने लास्ट सीरीज ILT20 में खेला था। वहां पर बल्ले और गेंद से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। और बात करें स्वप्निल सिंह की, तो उत्तराखंड से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले और गेंद से उनका फॉर्म ठीक ठाक रहा था। लास्ट में बात करें नोवन तुषारा की, तो उन्होंने लास्ट सीरीज अबू धाबी T10 लीग और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी और जहां पर उनका फॉर्म बहुत ही खराब रहा था। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और फाइनल टीम टॉस के बाद और पिच रिपोर्ट के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।